आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल रात दिल्ली में जो शांतिपथ एक पूरा इलाका है, वहाँ पे एक जिंदल हाउस है, आपको खबर होगी। इजरायली एम्बेसी के बाहर एक ब्लास्ट हुआ, हालांकि बहुत ही लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था ये, लेकिन चूंकि मामला इजरायली एम्बेसी का था इसलिए कान खड़े हो गए सुरक्षा एजेंसियों को भी। आपको पता है कि इजराइल, चाहे उसके किसी सिटीज़न के ऊपर कोई अटैक हो, उसकी किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक हो या उसकी एम्बेसी पे अटैक हो, इसको बड़ी सीरियसली लेता है। बहुत कम आबादी है इजराइल की, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर हमेशा वो बड़ा सख्त रहता है। तो हालांकि एम्बेसी के कुछ दूरी पे ये धमाका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इजरायली एम्बेसी ने इसे सख्ती से लिया और उनका ये मानना है कि एक टेरर अटैक है इजराइल के ख़िलाफ़। हालांकि दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल जो इसकी जांच कर रही है, NIA की टीम भी पहुंची, कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन इजराइल से भी उनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दिल्ली आ रही है। मोसाद की भी इस पे नज़र है। एक खबर ये भी थी कि मोसाद की टीम आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अभी तक ये खबर ये भी आ रही है कि जो बॉम्ब था, उस बॉम्ब के ऊपर इजरायली एम्बेसी लिखा हुआ था। हालांकि बॉम्ब से कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ 2-3 गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन इसी तरीके का एक बॉम्ब अब से करीब 9 साल पहले 2012 में इजरायली एम्बेसी के ठीक बाहर फटा था, जिसमें उनकी एक एम्बेसी से जुड़ी हुई एक लेडी जो थी वो मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गई थी। और तब ये था कि इसके पीछे 2 ईरानियों का हाथ है। हालांकि दोनों ईरानी इंडिया से वापस तब तक लौट चुके थे, तो उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस बार भी शक जताया जा रहा है कि शायद ईरान का इसमें हाथ हो, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच लगातार हालात ठीक नहीं है, तनावपूर्ण रिश्ता है। ईरानी साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हाल में मौत हुई थी, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। तो अब दिल्ली पुलिस पिछले 1 महीने में FRRO के ज़रिए कि कितने लोग इंडिया आए ईरान से, उनकी एक लिस्ट खंगाल रही है, कौन कहाँ क्या कैसे। तो जांच शुरू हो चुकी है और ये जांच आगे बढ़ रही है। तो ये अपडेट था इजराइल एम्बेसी पे जो कल हमला हुआ। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मम्मी का नाम आते ही हम लोग इजिप्ट के बारे में सोचने लगते हैं, बात करते हैं। मैंने इजिप्ट की मम्मी की कहानी भी आपको इसी एपिसोड में सुनाई थी एक बार पहले भी। हालांकि उनकी मम्मी की खासियत ये होता है कि जिस तरीके से वो लेप लगाते हैं, एम्बामिंग करते हैं, वो उनका एक पूरा तरीका होता है, बहुत ख़ास तरीका होता है। हिंदुस्तान में कहते हैं कि जो मम्मी है हमारे, और ख़ासतौर पर जापान की भी अगर हम बात करें और तिब्बत के मोंग की बात करें, तो इनका बड़ा तरीका अलग है मम्मी बनाने का या मम्मी को सहेज कर रखने का। जो बुद्धिस्ट मॉन्क जापान के या तिब्बत के हों, इसमें एक बड़ा रिसर्च हुआ था, जिसमें कई चीज़ सामने आई थी। जानकारी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जब कोई मॉन्क जिंदा होता है और ये तय है कि अब इसे मम्मी के रूप में रखना है, तो उसके ज़िंदा होने से पहले ही उसको मम्मी बनाने का तरीका जो है वो शुरू हो जाता है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है। इजिप्ट में आमतौर पे मौत के बाद बड़े बड़े लोगों के उनको सहेज कर रखा जाता था, लेप वेप लगाकर। लेकिन जापान और तिब्बत और भारत में बिल्कुल ही दूसरा तरीका था ये। एक मॉन्क जिसकी मौत होने वाली, उससे पहले ही पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता था उसको मम्मी बनाने के लिए। और कैसे, एक स्लो प्रोसेस होता था, और उसमें ये होता था कि उसके खाने पीने पे उस वक्त एक ध्यान दिया जाता था कि वो क्या खाएगा, राइस, बीन्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद जब मौत की भी तैयारी की जाती थी, तो जब वो मौत की करीब आती थी घड़ी, तब मोमबत्तियाँ, कैंडल्स जो है वो उसके आसपास ज़्यादा वक्त तक के लिए रखी जाती थी, ताकि उसकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाए। इसके बाद जब मौत हो जाती तो फिर उसको अलग तरीके से यहाँ पे, हालांकि जिस तरीके का ममिफिकेशन यहाँ पे होता है वो इजिप्ट में नहीं हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पर अपने यहाँ सारी ये तैयारी की जाती है। अब आज की जो कहानी है वो कहानी ऐसी है कि एक मम्मी की कहानी, और ये हिंदुस्तान से है। करीब कहते हैं कि 550 साल पुरानी एक मम्मी हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में आज भी है। और ये क्यों है, कैसे है, किसकी मम्मी है, ये पूरी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ।
इस मम्मी की खासियत है कि इसे लोग भगवान की तरह पूजते हैं और जिंदा भगवान भी मानते हैं। भारत तिब्बत सीमा के ऊपर, और बल्कि चीन बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हिमाचल प्रदेश के एक जगह है लाहौल स्पीति। यहाँ तक तो मैं नहीं गया, लेकिन इससे कुछ किलोमीटर दूर तक मैं होकर आया था, बहुत पहले की बात है, करीब 8-10 साल हो गए। तो लाहौल स्पीति के आगे एक गांव है गियू गांव, कई लोग गयू गांव कहते हैं, कई गियू गांव कहते हैं, और इसी गियू गांव में ये मम्मी है। लाहौल स्पीति की जो हिस्टोरिकल ताबो मोनेस्ट्री है, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये गांव है गियू। और इस गियू गांव में जाने के लिए आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बड़े संकरे रास्ते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और इस इलाके की एक ख़ास बात यह है कि 6 से 8 महीने तक ये पूरा गांव, ये इलाका लगभग बर्फ़ से ढका होता है। तो बाकी देश से, बाकी इलाकों से ये पूरी तरह से कटा होता है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो पूरे साल का अपना राशन, खाने पीने का सामान इसी हिसाब से सहेज कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है 6 से 8 महीना इस इलाके में न जाया जा सकता है, ना कोई यहाँ बाहर से आ सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें बर्फ़ से ढक जाती हैं, तापमान बेहद कम होता है। तो ताबो मोनेस्ट्री से 50 किलोमीटर दूर, लाहौल स्पीति से दूर, ये गांव गियू, और इसी गांव में से करीब 17 किलोमीटर दूर यहाँ से भी ये मम्मी है, जो भारत तिब्बत बॉर्डर, चीन का बॉर्डर भी लगता है। और बिल्कुल इस बॉर्डर पे जो आखिरी एक स्ट्रक्चर है, आखिरी एक बना हुआ, आप कहें छोटा सा कमरा, घर टाइप, वो है इस मम्मी का घर। और वहीं पे ये मम्मी पिछले करीब 550 साल से है। कहते हैं कि ये मम्मी जो है, ये तिब्बत में एक शख्स आए थे, एक मॉन्क आए थे तपस्या करने के लिए, जिनका नाम था सांगला तेंजिंग, और ये उन्हीं की मम्मी है। कहा जाता है कि ये मॉन्क सांगला तेंजिंग ने उस वक्त गियू गांव और उसके आसपास एक प्लेग जैसी महामारी और बीमारी फैली थी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। और इसी बीमारी को दूर करने और भगाने के लिए सांगला तेंजिंग ने यहाँ पे आकर वो बैठे और अपने प्राण त्याग दिए। जिस जगह पे उन्होंने प्राण त्यागे 550 साल पहले, तो गांव वालों ने माना कि ये सब कुछ गांव के लिए किया। और इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागे थे, कहते हैं कि वहाँ पे इंद्रधनुष बना था, बारिश हुई थी, और उसके अगले दिन से ये महामारी, ये बीमारी उस पूरे इलाके से गायब हो गई। और इसी चीज़ ने तेंजिंग के लिए उस पूरे इलाके में एक श्रद्धा भाव पैदा कर दिया, और वो लोग उन्हें एक तरह से भगवान मानने लगे। जिस वक्त तेंजिंग की मौत हुई, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, उनकी उम्र 45 साल थी, 45 ईयर्स। अगर आप तस्वीर देखें, नेट पे है सारी तस्वीरें, या कभी बहुत सारे आप में से लोगों ने जाकर देखा हो शायद लाहौल स्पीति में, ये दुनिया की इकलौती ऐसी मम्मी है जो बैठी हुई है। आप इजिप्ट की मम्मी की बात करें, चीन में बहुत सारी मम्मीज़ हैं, आपके जापान की बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे मॉन्क की हैं, लेकिन ये जो है सांगला तेंजिंग की मम्मी, ये इकलौती दुनिया में मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। बाकायदा इस मम्मी की जब शोहरत और बात लोगों तक पहुंची, तो इसकी फॉरेंसिक जांच भी हुई, और उस फॉरेंसिक जांच के बाद ही ये पता चला कि ये मम्मी करीब 550 साल पुरानी है, 15वीं सदी की है ये मम्मी। और इस मम्मी को बनाने में कोई ख़ास किस्म का लेप और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की गई जो आमतौर पे मम्मी के लिए तैयार किया जाता है। तो इस मम्मी पे कोई लेप नहीं था। उसके बावजूद ये मम्मी पिछले 550 साल से आज भी उसी तरह सुरक्षित है, और ऐसा लगता है कि ये मम्मी कभी भी बोल उठेगी। इस मम्मी को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह है, चूँकि गांव के लोगों को इस मम्मी को लेकर बहुत आदर है। उनका मानना है कि इस गांव को जो बीमारी, महामारी से बचाया, इन्हीं तेंजिंग ने अपनी दुआओं से और प्राण को त्याग कर बचाया, तो उसको लेके बड़ी आस्था है। और गांव वालों के हिसाब से इस मम्मी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी इस मम्मी के सर के बाल और नाखून और शरीर के कुछ बाल वो बढ़ते हैं,
और लगातार बढ़ते जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस मम्मी को जिंदा भगवान भी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो कई साइंटिफिक इस पे जाकर रिसर्च हुआ और पता करने की कोशिश की गई, क्योंकि एक मम्मी जो 550 साल पहले जिसकी मौत हो चुकी है, उसके नाखून बढ़ना या बाल बढ़ना ये अपने आप में हैरत है, क्योंकि एक बार जब जान चली जाती है तो आपके सारे बॉडी काम करने बंद कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में किसी मम्मी का नाखून बढ़ना और बाल बढ़ना, बाल जो है वो बढ़ना क्या बताता है, ये अपने आप में एक रहस्य है। इस मम्मी को लेके एक बहुत और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। 1974 में इस पूरे इलाके में एक भूकंप आया था, लाहौल स्पीति और ये गियो गांव के आसपास। तो जब भूकंप आया, ये मम्मी जिस स्ट्रक्चर में बना कर रखा गया था, उस भूकंप में वो स्ट्रक्चर भी ज़मीन दोज़ हो गया और ज़मीन के अंदर चला गया, और ये मम्मी भी जो है वो एक तरह से ज़मीन के अंदर दफन हो गई 1974 में। और इसके बाद करीब 20-21 साल तक इस मम्मी का कोई सुराग नहीं मिला। 1995 में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP ये लाहौल स्पीति और वहाँ पे सड़क बनाने का काम कर रहे थे। चूँकि आपको बताया कि एक तरफ नज़दीक में ही भारत चीन बॉर्डर है और चीन के साथ हमारे रिश्ते हमेशा तनाव वाले रहते हैं। तो सड़क बनाने का काम हो रहा था ताकि फ़ौजी सामान जो रसद है, असलहा है, वो आसानी से जा सके। पूरा इलाका बहुत ज़्यादा ठंड होता है, 6-8 महीने मैंने आपको बताया बर्फ़ से ढका होता है, तो सफ़र करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए सड़क बनाने के लिए ITBP की टीम वहाँ पे खुदाई कर रही थी, और इसी खुदाई के दौरान ज़मीन के अंदर उस जगह पे ITBP की टीम पहुँच गई जहाँ भूकंप आने के बाद वो मम्मी ज़मीन के अंदर दफन हो गई थी। अब ITBP के जवानों को पता नहीं था, उनके कुदाल फावड़ा चल रहे थे, सड़क ज़मीन को खोद रहे थे सड़क बनाने के लिए। एक ऐसे ही कुदाल या फावड़ा ज़मीन के अंदर दफन इस मम्मी के सर पर जाकर लगी, और कहते हैं कि जैसे ही लगी मम्मी के सर से खून निकलने लगा। इसके बाद ITBP के जवानों की नज़र पड़ी, उन्होंने उस मम्मी को बाहर निकाला, और फिर 2009 तक, 1995 की बात यह है जब ये मम्मी मिली थी, ITBP के कैंपस में ही इसको रखा गया। और तब उस वक्त पता चला कि ये वही मम्मी है जो गियो गांव के लोग जिसे एक जिंदा भगवान मानते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मम्मी के सर पे वो कुदाल या फावड़ा लगने से सर पे जो खून निकला, ये चौंका रहा था कि एक मम्मी के सर से खून कैसे निकल सकता है। लेकिन वो जो चोट लगी सर पर, उसके निशान उस मम्मी पे आज भी हैं, जो कि 1974 से पहले नहीं थे। और 1974 में खुदाई के बाद, उसके बाद जब ये मम्मी मिली ITBP को, तब उस कुदाल या फावड़े के चोट के निशान लगे जिससे खून बहा, और वो निशान आज भी मौजूद हैं। तो बाद में ITBP कैंपस में इसको रखा गया। वहाँ पे बात फैल गई कि ये मम्मी वापस आ गई है अपने ज़मीन के अंदर से। लोगों के बीच में, वहाँ आसपास के स्थानीय लोगों में ये बात फैली। अब उस मम्मी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, क्योंकि सभी उसे ज़िंदा भगवान मानते थे। और बाद में गियो गांव के लोगों ने कहा कि चूँकि वो इनके भगवान है, इस गांव को महामारी से बचाया, इसलिए मम्मी पे उनका हक है और वापस इन्हें उस जगह रखना चाहिए जहाँ पे ये मम्मी इतने सालों से, इतने सैकड़ों सालों से थी। तो ITBP और प्रशासन ने भी उनकी इस बात को मानी, उनकी आस्था को सामने देखते हुए, और फिर इस मम्मी को वापस ITBP कैंप से निकाल कर गियो गाँव में पहुँचा दिया गया। और वहाँ पे 2009 में दोबारा रखा गया, और 2009 से लेकर आज तक ये मम्मी वहीं पर रखी हुई है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने, जिनका नाम था विक्टर मैर, वो इस मम्मी की शोहरत सुनकर हिमाचल प्रदेश आए थे और उसके बाद गियो गए, और उन्होंने बाकायदा इस मम्मी के ऊपर पूरा रिसर्च किया, और उन्होंने भी ये बात मानी कि इस मम्मी की उम्र करीब 550 साल है, मतलब 750 साल पुरानी है। उनका कहना था कि सैकड़ों साल पहले जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, वो व्यापार और बाकी चीज़ों के सिलसिले में भारत और तिब्बत के बीच आया जाया करते थे। और उसी वक्त एक बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग, वो यहाँ पे पहुँचे, और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, इस पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने, कि इस गांव में कुछ महामारी और बीमारी थी, जिसके बाद वो वहाँ पर आकर बैठे, कुछ जो भी उनका वो करना था धार्मिक रीति रिवाज, पर मेडिटेशन की मुद्रा में वो बैठे थे, और फिर वो उठे नहीं कभी। और इसीलिए ये मम्मी आज भी उसी मुद्रा में है, बैठी हुई, और दुनिया की इकलौती मम्मी है जो इस सूरत में है। उस वक्त इनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रखा गया था,
गांव वालों का मानना है कि आज भी ये मम्मी उनके लिए एक वरदान जैसी है। आज भी जब मुसीबत आती है वो लोग जाते हैं, उनके साथ मन्नत मांगते हैं, पूछते हैं। और उनका ये भी कहना है, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना, कि जिस दिन इन्होंने समाधि ली या तेंजिंग की जान गई थी, उस दिन गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला था। और गांव में जो प्रकोप था महामारी का, एक बिच्छुओं की भी बात आती है कि बिच्छुओं का भी प्रकोप था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। और उसके बाद से उस गांव में फिर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो कभी आप शिमला से भी जा सकते हैं, मनाली से भी जा सकते हैं। एडवेंचरस है वहाँ तक जाना, जोखिम भरा भी है, रास्ते बड़े संकरे हैं, आड़ी तिरछी सड़कें हैं, खाई है। और मौसम, क्योंकि 6 से 8 महीना वहाँ बर्फ़ से लगभग इलाका ढका होता है, तो उस मौसम में जब बर्फ़ ना हो, वहाँ पे जाकर इस जिंदा भगवान यानी इस तेंजिंग की मम्मी को आप देख सकते हैं। आज भी यहाँ पे ये मौजूद है। तो इजिप्ट की मम्मी की हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। मुझे लगा कि आज हिंदुस्तान में मौजूद, हिमाचल प्रदेश में मौजूद, भारत तिब्बत बॉर्डर, भारत चीन बॉर्डर के करीब इस मम्मी की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। और ख़ास तौर पर इसलिए कि जो 3 बातें हैं कि 550 साल पहले मम्मी के सर से खून निकलता है, आज 550 साल बीत जाने के बाद भी मम्मी के नाखून बढ़ते हैं, उनके सर के बाल बढ़ते हैं, ऐसा क्यों? इस रहस्य का जवाब कोई नहीं दे पाया। हाँ, जो वैज्ञानिक हैं, जो फॉरेंसिक की टीम है, वो इस बात से एक मत है कि इस मम्मी की उम्र 550 साल या उससे भी ज़्यादा है। तो ये थी कहानी हिंदुस्तान में मौजूद एक अनोखे मम्मी की। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे, सोमवार को। कल संडे है, आपका संडे अच्छे से गुजरे, यही दुआ है। तो मंडे किसी नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।